नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। ऑस्कर्स 2021 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इस बार के पुरस्कार काफी हद तक प्रिडिक्टेबल रहे हैं। यानी कि जिन फिल्मों को लेकर पहले से अंदाजा लग रहा था कि वे फलां पुरस्कार जीतेंगी, तकरीबन उन्हीं फिल्मों और उससे जुड़े कलाकारों, निर्देशकों, तकनीशियनों ने वे फलां ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। इस बार के ऑस्कर्स में खास ये रहा कि एक तो डाइवर्सिटी काफी देखने को मिली और दूसरा कई छोटी इंडिपेंडेंट, इंटीमेट और पर्सनल फिल्में पूरे अवार्ड शो में छाई रही। तो चलिए इस वीडियो में खास 9 ऑस्कर अवार्ड्स पर विस्तार में बात करते हैं और ये जानते हैं कि ऑस्कर्स 2021 में जो जीता वो क्यों जीता और जिसके जीतने की उम्मीद थी वो हारा तो आखिर क्यों हारा। ऑस्कर्स में सबसे बड़ा पुरस्कार बेस्ट पिक्चर का माना जाता है। इस बार ये सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर क्लोई ज़ायो की इंडी फिल्म नोमैडलैंड को मिला है। काफी पहले से ये मान लिया गया था कि इस बार ऑस्कर्स में नोमैडलैंड का दबदबा रहने वाला है और बेस्ट पिक्चर के लिए ज्यादातर जानकार नोमैडलैंड का ही नाम प्रिडिक्ट कर रहे थे। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए न सिर्फ इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता, बल्कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस जैसे वजनदार अवार्ड भी जीतकर ऑस्कर्स 2021 में सबसे ज्यादा 3 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बन गई। ऊपरी तौर पर एक रोड मूवी की तरह नजर आने वाली ये मेडिटेटिव फिल्म न सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि असल में धीमी गति की एक सिनेमाई कविता है जिसमें खूबसूरती और उदासी साथ साथ कदम ताल करती है। नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अति प्रतिष्ठित ऑस्कर जीतने वाली क्लोई ज़ायो चाइनीज मूल की अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, जो ऑस्कर के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीतने वाली पहली वुमन ऑफ कलर भी हैं। इससे भी हैरत अंगेज तथ्य ये है कि ऑस्कर्स के 93 साल के इतिहास में वे बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीतने वाली केवल दूसरी महिला हैं। इससे पहले कैथरीन बिगलो एकमात्र महिला निर्देशिका रही हैं जिन्हें 2010 में द हर्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला था। यानी कि एकदम साफ है कि ऑस्कर्स ने खुद को जितना डाइवर्सिफाई पिछले कुछ सालों में करना शुरू किया है, उससे कहीं ज्यादा की जरूरत मौजूदा दौर में है। बहरहाल क्लोई ज़ाओ की निर्देशिकी अप्रोच कुछ ऐसी है कि वे रियल लोकेशंस पर शूट करना पसंद करती हैं, हैंडहेल्ड कैमरे का उपयोग करती हैं और मुकम्मल एक्टर्स के साथ साथ उन लोगों को भी अपनी फिल्मों में मुख्य रोल देती हैं जो कि एक्टर नहीं होते। ऐसा वे अपनी फिल्मों को रियलिस्टिक बनाने के लिए करती हैं और उनकी ये अप्रोच उनकी पहली फिल्म सॉन्ग्स माय ब्रदर्स टॉट मी से लेकर 2017 में आई द राइडर में भी देखने को मिलती है। और अब तो खैर पूरी दुनिया ही उनके इस रियलिज्म को नोमैडलैंड में देख और पसंद कर रही है। ऑस्कर शुरू होने से पहले ही कई लोग दांव लगा चुके थे कि इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर नोमैडलैंड में अद्भुत एक्टिंग करने वाली फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को ही मिलेगा। हालांकि बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में कई दमदार नाम उनको चुनौती दे रहे थे और उन पर भी दांव लगाने वालों की कमी नहीं थी, जैसे कि मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए वायोला डेविस, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए एंड्रा डे और प्रॉमिसिंग यंग वुमन के लिए कैरी मुलिगन। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट का पहले 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता हुआ होना भी वजह बताया जा रहा था कि इस बार एकेडमी किसी नए नाम को तरजीह देगी, लेकिन आखिरकार जिसने नोमैड बनकर सबसे इंटीमेट, सबसे मेडिटेटिव अभिनय किया, उसी को इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला। नोमैडलैंड पूरी तरह इसी अदाकारा के कंधों पर खड़ी फिल्म थी और बेहद सटल, बेहद नियंत्रित, अथाह ठहराव वाले अभिनय के सहारे फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट ने एक अकेले खाली जीवन को जैसे आत्मसात करके पर्दे पर जीवंत किया। कितनी अद्भुत बात है ना कि 83 साल के एंथनी हॉपकिंस ने दी फादर में कुछ 80 साल के ऐसे नायक की भूमिका अदा की है जो कि डिमेंशिया से पीड़ित है और अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त खोता जा रहा है। सोचकर देखिए कि उन्होंने अपनी खुद की निजी परेशानियों को एक तरफ रखकर इस उम्र में खुद को ऐसे रोल में झोंक दिया जो कि बुढ़ापे का कड़वा सच दिखाता है और जो खुदा न खास्ता किसी भी दिन उनका भी सच बन सकता है। ऐसी निर्भीक निडर परफॉर्मेंस का आधा सच यह भी है कि दी फादर में एंथनी हॉपकिंस बेहद मार्मिक अभिनय करते हैं और फिल्म का क्राफ्ट भी उनके कंफ्यूजन, उनकी एंग्जाइटी,
उनके डिनायल को कॉम्प्लीमेंट करता है। वैसे तो दी फादर के रोल में उनके अभिनय के वही सब रंग देखने को मिलते हैं जो हम पिछले कई सालों से उनकी एक्टिंग में देखते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि फिल्म बेहद पावरफुल है और बेहद संवेदनशील मुद्दे पर वे बेहद संवेदनशील अभिनय हमारी नजर करते हैं, इसलिए कहीं से भी नहीं लगता कि उन्हें यह अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। वैसे कई लोगों को यह भी उम्मीद थी कि एकेडमी मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड देगी और इस तरह उन्हें मरणोपरांत आखिरी बार सम्मानित करेगी, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि सिर्फ अभिनय की कसौटी पर तौलें तो एंथनी हॉपकिंस का अद्भुत अभिनय मा रेनीज ब्लैक बॉटम में बेहतरीन अभिनय करने वाले चैडविक बोसमैन पर निसंदेह भारी पड़ता है। इस कैटेगरी में शामिल रिज अहमद ने भी साउंड ऑफ मेटल में शानदार अभिनय किया है और मैंक में भी गैरी ओल्डमैन पूरी तरह छाए रहे हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी फिल्म में शानदार अभिनय की बात करें तो बाकी चारों उम्मीदवारों पर दी फादर और एंथनी हॉपकिंस की जोड़ी भारी पड़ती हुई मालूम होती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनय हमेशा श्रेष्ठ फिल्मों में ही खिलता है। जूडस एंड द ब्लैक मसाया अपने आप में एक बेहद पावरफुल फिल्म है जो कि 60 के दशक की ब्लैक पैंथर पार्टी के एक करिश्माई लीडर फ्रेड हैम्पटन के बारे में है। इस फिल्म में अपने पावरफुल अभिनय के लिए डेनियल कलुया ने इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीता है। हालांकि उनका रोल फिल्म में एक और एक्टर के साथ लीड हीरो का है, यानी कि फिल्म में 2 लीड एक्टर्स हैं, लेकिन दोनों को ही एकेडमी ने इस बार सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में डाल दिया। इस गड़बड़ झाले के बावजूद इस कैटेगरी में शुरू से ही डेनियल की दावेदारी सबसे मजबूत थी और आखिरकार उनका ही इंटेंस और ईमानदार अभिनय साशा बैरन कोहन और पॉल रेसी को पीछे छोड़कर उन्हें ऑस्कर जीतने के काबिल बना गया। 2017 में आई गेट आउट के बाद डेनियल कलुया का ये दूसरा यादगार रोल कहलाएगा। इस बार ऑस्कर्स की एक यह भी खासियत रही कि एक कोरियाई मूल की अभिनेत्री या जंग यून ने मिनारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। हालांकि अमेरिका में बसे एक प्रवासी कोरियाई परिवार की कहानी कहने वाली इस फिल्म में उनका नानी का रोल छोटा सा ही है और ऐसा भी नहीं कि हम हिंदुस्तानियों ने पहले कभी इस तरह का रोल या ऐसी एसेंट्रिक एक्टिंग देखी ना हो, लेकिन वे काफी समय से इस अवार्ड की दावेदार मानी जा रही थीं और इस कैटेगरी में कई दमदार दावेदार होने के बावजूद उन्होंने ये अवार्ड जीता है। अमेरिकी वेटरन एक्ट्रेस ग्लेन क्लोज के भी हिलबिली एलिजी के लिए यह पुरस्कार जीतने की संभावना थी, लेकिन चूंकि समीक्षकों ने इस फिल्म की काफी आलोचना की, इसलिए शायद ग्लेन क्लोज को इस बार भी ऑस्कर अवार्ड से महरूम रहना पड़ा। मैंक में एमेंडा साइफ्रेट का काम भी काबिले तारीफ था और दी फादर में ओलिविया कोलमैन हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन ऑस्कर के 93 साल के इतिहास में ऑस्कर जीतने वाली पहली कोरियाई अभिनेत्री बनने वाली या जंग यून सब पर भारी पड़ी। एक तो इसलिए कि मिनारी में उनका रोल इमोशनल इम्पैक्ट वाला था और दूसरा उन जैसे एसेंट्रिक बुजुर्ग किरदार अमेरिकी फिल्मों में कम ही देखने को मिलते हैं। प्रॉमिसिंग यंग वुमन एक उम्दा फिल्म जरूर है जो कि रेप रिवेंज जॉनर के तौर तरीकों को सर के बल पलटकर दर्शकों को चौंकाती है और ऐसा करने में यकीनन उसके अनकन्वेंशनल स्क्रीन प्ले का भी बड़ा हाथ है। लेकिन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी में ऑस्कर का सबसे बड़ा दावेदार द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए एरन सॉर्किन को माना जा रहा था। एरन सॉर्किन न सिर्फ दुनिया भर में मौजूदा वक्त के सबसे उम्दा स्क्रीन राइटर्स में से एक हैं, बल्कि उन्होंने द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 में सच में कमाल स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन एकेडमी ने द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 जैसी बढ़िया फिल्म को न सिर्फ इस ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नजरअंदाज किया, बल्कि 6 नॉमिनेशंस होने के बावजूद ऑस्कर से एकदम खाली हाथ घर भेजा। इस कैटेगरी में निसंदेह दी फादर जीत की हकदार है। जिस चतुराई से इस फिल्म के लेखकों ने डिमेंशिया पीड़ित बुजुर्ग के दिमाग में झांका है और जिस नफासत के साथ दर्शकों को उस कंफ्यूजन, उस एंजाइटी का हिस्सा बनाया है, वो काबिल तारीफ अंदाज़े बयां सिर्फ और सिर्फ चतुर राइटिंग का ही नतीजा है। दी फादर एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको 2 बार तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई छोटी और बारीक चीजें हैं जिन्हें एक बार में पकड़ पाना यकीनन मुश्किल काम है। यहाँ एक दिलचस्प बात और जोड़ना चाहता हूँ। दी फादर असल में पहले एक फ्रेंच नाटक था जिसे इस फिल्म के फ्रेंच निर्देशक फ्लोरियन जेलर ने ही लिखा और स्टेज के लिए डायरेक्ट किया था। इस प्ले पर हमारे
नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी हिंदुस्तान में नाटक खेला है, जिसमें उन्होंने एंथनी हॉपकिंस वाली हताश बुजुर्ग की भूमिका बेहद शानदार अंदाज में अभिनीत की है। कभी मौका मिले तो इस फिल्म के अलावा उस नाटक का मंचन भी जरूर देखिएगा। अनदर राउंड भी एक और नाम है जिसके बारे में पहले से ही तय हो गया था कि इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस डैनिश फिल्म को रिलीज के बाद से ही दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। थॉमस विंटरबर्ग निर्देशित इस फिल्म की कहानी 4 ऐसे उम्रदराज टीचर दोस्तों के बारे में है जो कि अपने काम और जिंदगी में बेहद थक चुके हैं और शराब का सहारा लेकर खुद को दोबारा खोजने निकलते हैं। कहने का मतलब है कि ये फिल्म लाइफ को सेलिब्रेट करती है अल्कोहल को सेलिब्रेट करके। इसमें एक्टर मैड्स मिकलसन ने न सिर्फ शानदार काम किया है बल्कि फिल्म के आखिर में किया गया उनका उन्मुक्त डांस भी अब कल्ट फॉलोइंग रखता है। हालांकि यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि अनदर राउंड निर्देशक थॉमस विंटरबर्ग का सर्वश्रेष्ठ काम नहीं है। अगर आपको उनका सबसे उम्दा काम देखना है तो 2012 में आई द हंट देखिएगा। अगर आप मैड्स मिकलसन नाम के डैनिश एक्टर से अभी तक ठीक से वाकिफ नहीं हैं तो द हंट देखकर उनके मुरीद भी बन जाएंगे। वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।